जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी में। तो दोस्तों, हमारा जो आज का वीडियो है यह बेसिकली क्लास 10 के लिए जो सेट जारी किया गया है, यानी जैक बोर्ड के द्वारा जो आपके लिए जो सेट जारी किया गया है उस पर हम लोग बात करेंगे। और यह जो सेट होगा यह साइंस का होगा और साइंस का सेट नंबर 1 पर हम लोग डिटेल से सॉल्यूशन देखेंगे। और मैं एक चीज़ बता दूं कि इस सेट का जितना भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा और इसका जितना भी आंसर है, मैंने सबको अपने हाथ से रिटेन करके आपके लिए स्पेशली बनाया हुआ है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सब कुछ समझ में आएगा कि मैंने क्या लिखा है नहीं लिखा है। मैंने आसान लैंग्वेज में सारे कुछ लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये हमारे साइंस का सेट 1 का पहला नंबर का क्वेश्चन है। क्या है सो देखिए, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक लिखिए। क्या है? विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक लिखिए। और क्या और एक इसमें क्वेश्चन इंक्लूड है। क्या है सो देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। आपको इसमें दो क्वेश्चंस पूछा है। सबसे पहले क्या है, विद्युत आवेश कैसा है मात्रक लिखिए। उसके बाद क्या पूछा है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बताइए। तो देखिए मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आपको पढ़ना है। सुनिए, देखिए सुनिए क्या है सो। क्या है? विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है, जिसे हम लोग सी से सूचित करते हैं, तथा एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन में को हम लोग देखते हैं। देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है सो, वोल्ट मीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने में किया जाता है। आपको बताना है कि वोल्ट मीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने में किया जाता है। इसमें और एक क्वेश्चन इंक्लूड है, सुनिएगा क्या है सो, इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है। आपको क्वेश्चन में पहले बताना है कि वोल्ट मीटर को किस चीज, वोल्ट मीटर जो होता है वह आखिर कौन सी भौतिक राशि को मापता है, और आखिर वोल्ट मीटर को हम लोग विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, सुनिएगा। वोल्ट मीटर जो होता है ना, उसे विभवांतर मापा जाता है, यानी कि वोल्ट मीटर से आपको विभवांतर मिलेगा, यानी वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर को मापते हैं। ठीक। और उसके बाद क्या देखिएगा, तथा इसे पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है, यानी कि जो आपका एक विद्युत परिपथ है उसमें इसे पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। और पार्श्व क्रम के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मरकरी पाया जाता है, यानी इसका आंसर मरकरी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास आगे क्या क्वेश्चन है सो, अल्काइन का सामान्य सूत्र लिखिए। आपको बताना है अल्काइन का, याद रखिएगा अल्काइन कहा गया है। अल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n-2 होता है। क्या होता है? CnH2n-2, जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, CnH2n-2 होता है। अल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम लोग, और यह अधिकतर एग्जाम में आया था, हम लोग ने जब एग्जाम दिया था तभी यह क्वेश्चन था, तो इसे अच्छे से याद करना है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या है सो, क्वेश्चन है आपका, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए, यानी कि अपने जो उन्होंने प्रयोग दिया था, अनुवांशिकी के लिए जो उन्होंने योगदान दिया था, उस प्रयोग को अपना करने के लिए उन्होंने मटर के पौधे का चॉइस किया था, यानी कि इसका जो मटर का पौधा, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सो, एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का उदाहरण दे। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होता है सो। तो समझिएगा, जो चीज़ सड़ गल के खत्म हो जाता है वो जैव निम्नीकरणीय होता है। यानी कि जैव मतलब क्या होता है, जिसमें आप लोग यूँ समझिए कि जो जिंदा होता है, जैसे कि पेड़ पौधा हो गया, हम लोग जीव जंतु हो गए, तो ये सब क्या होते हैं, जैव में आते हैं। और निम्नीकरणीय मतलब क्या होता है, सुनिएगा कि हम लोग, जैसे कि जब हम लोग मर जाते हैं तो हम लोग क्या धीरे धीरे वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। उसी तरह लकड़ी भी देखिएगा कुछ दिन बाद वो सूख जाता है, फिर सड़ के खत्म हो जाता है, जमीन में मिल जाता है। तो इस टाइप के जितने भी सड़ने गलने वाले चीज आपको देखने को मिलेगा ना, तो वो जैव निम्नीकरण में आएगा। जैसे कि देखिएगा लकड़ी क्या एक टाइम पे वो जैव था, वो जीवित था, लेकिन धीरे धीरे वो सड़ के खत्म हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, यानी कि जैव निम्नीकरणीय हो जाएगा। कागज भी लकड़ी का बनता है, इसे भी आप जमीन पे छोड़ दीजिए, कुछ दिन बाद गायब हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य का भी यही हालत है और पत्ती का भी यही हालत है। तो ये सब क्या होगा, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ में आएगा। अब चलिए हम लोग आगे 7 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं। तो मैं बता दूं, उत्पादक जो होता है ना, उत्पादक किसे कहा जाता है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो सारे उत्पादक कहलाते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं और कुछ शैवाल आते हैं, तो उनकी बात नहीं है फिलहाल। क्या हम लोग पहले पेड़ पौधे को पकड़ते हैं, तो उन्हें कहाँ से ऊर्जा मिलता है। तो मैं बता दूं कि उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए निम्न चीज़ों पर निर्भर होते हैं। किन किन चीज़ों पर देखिएगा, सूर्य के प्रकाश पर, और उसके बाद फिर जल पर, फिर खनिज पर, उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड पर। और यहाँ पे और एक चीज़ आप लोग लिख सकते थे, मैंने भूल गया मैं लिखना, क्लोरोफिल। यहाँ पे लिख लीजिएगा 5 नंबर में, क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल। यानी इन पांचों चीज़ों पर निर्भर होते हैं। और उत्पादक किन्हें कहेंगे हम लोग? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि जो स्वपोषी होते हैं। तो स्वपोषी कौन होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्या 108 नंबर में 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए। आपको 1 एम्पियर की परिभाषा लिखना है। और एक क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, सुनिएगा क्या सो, किसी परिपथ में धारा की गणना करें। कोई परिपथ है, उसमें आपको धारा की गणना करना है। यदि परिपथ में 500 कूलम आवेश, क्या है, 500 कूलम आवेश 10 मिनट में इससे होकर गुजरता है। यानी कि पहला क्वेश्चन आपका है 1 एम्पियर विद्युत धारा को परिवाहित 1 एम्पियर की परिभाषा आपको लिखना है। सबसे पहले आपको 1 एम्पियर की परिभाषा लिखना है। तो चलिए इसके आंसर हम लोग लिखते हैं। क्या सो देखिएगा, 1 एम्पियर विद्युत धारा का निर्माण प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश के प्रवाह से होता है। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? 1 एम्पियर विद्युत धारा का निर्माण प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश के प्रवाह से होता है। तब वो क्या होता है? 1 एम्पियर धारा का निर्माण करता है। ठीक, अब आगे का जो क्वेश्चन है वो देखिए। आगे आपका क्या क्वेश्चन था कि परिपथ में आपको धारा निकालना था, और उस परिपथ का आपको आवेश दिया हुआ है। कितना आवेश है? क्या है? 500 कूलम दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? देखिए विद्युत आवेश दिया हुआ है, यानी कि Q आपको दिया हुआ है 500 कूलम। उसके बाद तथा समय, यानी कि T आपको दिया हुआ है 10 मिनट। और चूंकि मिनट में है तो इसे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब हम लोग 10 को 60 से जब हम लोग गुना करेंगे तो सेकंड में चेंज हो जाएगा, यानी कि 600 सेकंड हो जाएगा। और आपको पता है विद्युत जो परिपथ है उसका कुल धारा ज्ञात करने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा विद्युत धारा वाला। और वो फॉर्मूला क्या होता है? I = Q/T होता है। यहाँ पे I क्या होता है? धारा होता है। Q क्या होता है? आवेश होता है। और T क्या होता है? समय होता है। और चूंकि आपको देखिए यहाँ क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, Q का मान देखिए 500 कूलम दिया हुआ है, और C का मान देखिए, T का मान देखिए यहाँ 600 सेकंड दिया हुआ है, यानी 600 लिखेंगे। और चलिए इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 0.8333 आएगा, यानी कि हम लोग 0.84 हम लोग इसको बोल सकते हैं एम्पियर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अब 9 नंबर का क्वेश्चन क्या सो देखिएगा, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। यानी कि इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है उसे आपको स्पष्ट करना है। तो A नंबर में क्वेश्चन क्या सो सुनिएगा, किसी तार का प्रतिरोध, क्या सुनिएगा, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। आपको बताना है कि आपके पास कोई तार है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है उस पर किस प्रकार उस तार का प्रतिरोध निर्भर करता है, आपको ये बताना है। आप सबसे पहले समझने वाली बात ये होती है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मीन्स होता कैसे। जैसे समझिएगा कि आपके पास सपोज दैट कि ये एक इतना बड़ा आपके पास एक तार है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो ये आपका ये वाली जो आपकी मोटाई होती है ना तार का, बोलता है ना ये तार 3 mm का है, 2 mm का है, तो वो जो mm होता है ना वो तार की मोटाई होती है, और उसी को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहा जाता है। ये वाला जो ये इसका मोटाई है ना, इसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहा जाता है। तो आपको बताना है कि इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को, यानी तार के मोटाई को, आप इसको एक शॉर्ट फॉर्म में तार की मोटाई बोल सकते हो। तो तार की मोटाई जब बढ़ती है तो उसका आखिर प्रतिरोध कैसा होता है, और जब तार की मोटाई घटती है तो उसका प्रतिरोध कैसा होता है, आपको ये क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए हम लोग देखिए, मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है, तो उसको देखिए क्या लिखा हुआ है। सो चूंकि तार का प्रतिरोध, देखिएगा मैंने क्या लिखा हुआ है, चूंकि तार का प्रतिरोध, यानी जो तार का प्रतिरोध है तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ समझने वाली बात है कि जो तार का प्रतिरोध होता है वो तार के अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप चलिए थोड़ा सा और आगे पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाए कि मैंने क्या लिखा है। सो देखिए आगे क्या लिखा, इसीलिए तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाने से, मैंने क्या कहा, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाने से तार का प्रतिरोध घटता है, और तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है। यानी जाहिर से कहना है व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके पास 2 आदमी है, ठीक ना, एक आदमी ये है और एक आदमी ये है, और अगर इन दोनों में व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो अगर ये अगर बढ़ेगा ना तो ये घट जाएगा, और अगर ये अगर घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। इसका व्युत्क्रम मतलब ये होता है कि ये दोनों आपस में जलेंगे, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घट जाएगा, ये होता है। तो यानी कि सीधा सा कहना है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और जो तार का प्रतिरोध होता है वो आपस में व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो तार का प्रतिरोध घटेगा, और जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ही अगर घटेगा तो तार का प्रतिरोध बढ़ेगा। ये था आपका क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए बी नंबर में 9 नंबर का जो बी नंबर का क्वेश्चन है वो क्या सो देखिएगा, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि चालक का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई पर,
जो तार होता है उसकी लंबाई पर, तार की प्रकृति पर कि वो सोना का है कि चांदी का है कि वो एल्युमिनियम का है, उसके हिसाब से उसका प्रतिरोध होता है और उसमें धारा प्रवाहित होता है। तो प्रकृति पर भी निर्भर करता है। और साथ ही साथ जो इतना लंबा मैंने भी आपको बका इसके ए नंबर वाले पोर्शन में क्या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तो ये सी नंबर का, यानी कि 3 चीजों पर निर्भर करेगा, तार की लंबाई पर, तार की प्रकृति पर और तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्थिरियों के तापन अवयव शुद्ध पदार्थ के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। आपको यह बताना है कि विद्युत टोस्टर जो होते हैं तथा विद्युत स्थिरियाँ होती है, आयरन जिसे विद्युत स्थिरियाँ कहा जाता है, जो आयरन जिसमें आप लोग कपड़ा आयरन करते हैं वही आयरन की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो तापन अवयव लगा होता है, यानी कि जिसके कारण वो हीट होता है, वो जो तापन अवयव है वो आखिर शुद्ध पदार्थ का क्यों नहीं होता है, वो मिश्र धातु का क्यों बनाया जाता है। जो मैंने आंसर लिखा हुआ है उसे पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इसका आंसर होगा। सो तो देखिए मैंने क्या लिखा हुआ, सो क्योंकि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता शुद्ध धातु की अपेक्षा ज्यादा होती है। मैंने क्या कहा, क्योंकि मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता होती है, यानी जो मिश्र धातु होता है उसका जो प्रतिरोधकता होता है वो शुद्ध धातु की प्रतिरोधकता से ज्यादा होता है, इसीलिए इसमें शुद्ध धातु की अपेक्षा ज्यादा ताप और ऊष्मा निकलता है। अब जाहिर सी बात है, जिसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा उसमें ज्यादा हीट निकलेगा, ज्यादा ताप निकलेगा, तो बात सही है भाई। अब उसके बाद आगे क्या देखिएगा, तथा मिश्र धातु उच्च ताप पर भी जल्दी से ऑक्सीकृत नहीं होते। अब बात रही ऑक्सीकृत मतलब क्या होता है, मतलब आप लोगों ने कभी देखा होगा बल्ब को फूटते हुए देखा होगा आप लोग, वो जो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा होता है वो भी मिश्र धातु का होता है, तो वो देखिएगा ना जल के लाल हो जाता है गुस्सा से। वो मैं रेड वाली बल्ब की बात कर रहा हूँ, वो जो लाल जलता है वो कांच वाली बल्ब की बात कर रहा हूँ, उसमें जो तंतु लगा होता है वो मिश्र धातु का होता है। तो वो देखिए ना कितना जल जाता है, कितना हीट देता है, लेकिन फिर भी वो जल्दी से क्या गलता नहीं है। गलता नहीं मतलब ऑक्सीकृत नहीं होता है, ऑक्सीकृत का मतलब यही होता है कि वो टूटता नहीं है, गलता नहीं है। तो आप लोग को इससे क्या समझ में आया कि मिश्र धातु का जो गलना का बोल सकते हैं वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं विद्युत स्थिरियों में इसका उपयोग करते हैं। ठीक, आगे क्या देखिए, अतः विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्थिरियों जैसे तापन अवयव की युक्तियों में मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। मैं इसको फिर से समझाता हूँ, सुनिएगा कि आप लोग एक चीज बताइए, आपके पास आयरन है तो आयरन में आपको क्या चाहिए, हीट चाहिए, यानी कि आपको ऊष्मा चाहिए, और ऊष्मा कब मिलेगा, शुद्ध धातु लगाएगा तब, नहीं मिलेगा ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मिश्र धातु लगाते हैं। मिश्र धातु क्या होता है, वो एक तो हीट होता है और प्लस क्या होता है कि वो ज्यादा देर तक टिकता है, यानी कि वो ज्यादा दिन तक रहेगा। अब आयरन आप रोज रोज तो नहीं खरीदने जाइएगा ना, उसका जो अंदर का तंतु लगा हुआ है जिसके कारण वो हीट होता है वो तो रोज रोज नहीं खरीदने जाइएगा ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मिश्र धातु को ही लगा देते हैं। इसके क्या क्या फायदा, ये एक तो हीट होगा और साथ ही साथ हीट नहीं होगा तो आयरन किस बात का, इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं, मिश्र धातु को लगाते हैं, क्योंकि यह हीट होगा और साथ ही साथ ये लंबे समय तक चलता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, विद्युत टोस्टरों में और स्थिरियों में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 3 पर्यावरणीय हितैषी अभ्यास लिखे। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, इसको मैं सिर्फ क्वेश्चन को समझा देता हूँ। आपको 3 ऐसे कारण लिखना है जिसके कारण पर्यावरण अच्छा होगा, समझ लीजिए पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा। तो आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक कम उपयोग करेंगे, ये सब आप लोग अपने से लिख सकते हो, तो इसे आपको लिख लेना है। अब चलिए हम लोग 12 नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं। क्या सो, समजात अंग से आप क्या समझते हैं। अब बात रही समजात अंग। समजात अंग किसे कहते हैं, सो देखिएगा, ऐसे अंग जो उत्पत्ति तथा रचना में समान होते हैं। मैंने क्या कहा, ऐसे अंग होते हैं जो उत्पत्ति तथा रचना में तो समान होते हैं पर कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समजातीय अंग कहलाते हैं। अब जैसे देखिएगा ना, मतलब इसका उदाहरण जब देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि यह क्या लिखा हुआ है। सो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखिएगा, देखिए ये रहा आपका एग्जाम्पल। क्या देखिएगा, पक्षी के पंख एवं मेढक के अग्रपाद, ये क्या है, एक समजात अंग का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पे पक्षी का पंख कैसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा। फिर मेढक के अग्रपाद, ये कैसा होता है, आप लोग बोलेगा सर ये तो दोनों अलग अलग है, तो फिर एक ही कैसे हुआ, तो एक ही है। इसका इंटरनली जब आप अंदर जाके देखिएगा ना, तो इसका जो रचना होता है वो लगभग वो क्या होता है, सेम ही होता है। यानी पक्षी का पंख जो होता है और मेढक का अग्रपाद होता है, इनका रचना लगभग सेम ही होता है, लेकिन देखिए काम अलग अलग है। पंछी जो होता है अपने पंख का उपयोग उड़ने के लिए करता है, लेकिन मेढक अग्रपाद का उपयोग क्या करता है, छलांग लगाने के लिए, अपना बैलेंस बनाने के लिए, चलने के लिए करता है। तो कार्य अलग हुआ लेकिन रचना क्या है, अलग सेम ही है। आगे देखिए कैसे, पक्षी के पंख
फिर पक्षी का पंख की बात कीजिए, घोड़े के अग्रपाद, यानी घोड़ा का देखिए आगे वाला पैर क्या करता है, दौड़ने के लिए, अपना बैलेंस बनाने के लिए, खड़ा रहने के लिए उपयोग करता है। पंछी के पंख क्या करते हैं, सिर्फ उड़ने के लिए काम करते हैं। कार्य अलग हुआ, लेकिन इनका जो रचना है इंटरनली देखिएगा तो सेम है। समझ में आ गया। इसी तरह मनुष्य का बाजू, हमारा जो हाथ है देखिए, तथा गाय का अग्रपाद, इनकी इंटरनली रचना तो सेम है लेकिन कार्य अलग अलग है। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए अब 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है सो, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। अब आपको यहाँ सबसे पहले समझना हो कि पारितंत्र क्या है सो, तो सुनिएगा, कोई एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र ले लीजिए आप, ठीक, और उसमें जल मंडल, स्थल मंडल, सारे जितने भी मंडल आपको नजर आएंगे सब मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं और यही पारितंत्र होता है। चलिए, लेकिन ये तो हमारा क्वेश्चन नहीं था, जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं। क्या है, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। तो पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर आप आराम से एग्जाम में लिख दीजिएगा। चलिए देखते आगे क्या सो, किसी पारितंत्र में उपस्थित जीवाणु और कवक जैसे मृत जीवी सूक्ष्म जीवों को अपमार्जक कहते हैं। ये चीज तो आपको समझ में आ गया कि किसी पारितंत्र में जीवाणु और कवक जैसे जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा है सो, आगे देखिए, अपमार्जक मृत जैवी अवशोषों का अपघटन कर देता है। सुनिएगा, यहाँ मेरा कहने मतलब क्या है सो, अपमार्जक जो होता है यानी कि वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मृत जैवी मतलब क्या होता है, जैसे कि जो आदमी पहले जिंदा था और वो मर गया, और वो जब मर जाता है तो क्या होता है, वो जमीन में जाता है, फिर देखिएगा वो सड़ गल के खत्म हो जाता है। तो वो सड़ाने गलाने का काम कौन करता है, यही अपमार्जक करता है। और यही आपका क्वेश्चन पूछा है कि अपमार्जक की क्या भूमिका है, तो यही आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आंसर को पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। अपमार्जक मृत जैव अवशोषों का अवघटन कर देता है। ये चीज तो आपको समझ में आ गया। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देता है। अब ये क्या करता है, जब इनका क्या करता है, अपघटन कर देता है, तब ये क्या करता है, जटिल कार्बनिक पदार्थों यानी कि जो मृत जैविक अवशेषों से जो आपका कार्बनिक पदार्थ था उसे क्या करता है, वो जटिल कार्बनिक पदार्थ था उसे सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल देता है। ठीक, और उसके बाद क्या करता है, जब वो सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल जाता है तब वो मिट्टी अवशोषित कर लेता है। देखिएगा क्या लिखा है सो, कर लेता है, जो मिट्टी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद क्या देखिएगा, मिट्टी से ये पदार्थ पौधों में, अब क्या करता है भाई, पौधे के जो जड़ होते हैं वो मिट्टी से खनिज के रूप में इनको क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद क्या देखिएगा, पौधे से प्राथमिक उपभोक्ता। अब बात रही प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, तो जितने भी शाकाहारी जीव जंतु है ना वो प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन पेड़ पौधे को खाते हैं। ठीक, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता से मांसाहारी उपभोक्ता। अब यहाँ समझेगा, प्राथमिक उपभोक्ता को भी तो कोई खाने वाला है ना, जैसे कि गाय सब क्या है, गाय भेड़ बकरी सब क्या प्राथमिक उपभोक्ता है, लेकिन इनको भी देखिएगा कई सारे जानवर खा जाते हैं। तो जो जानवर इन प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं ना वो मांसाहारी उपभोक्ता में आते हैं। तो यहाँ मैंने क्या कहा कि जो वो मिट्टी में मिला, मिट्टी से वो पेड़ में गया, फिर पेड़ से शाकाहारी जंतु में गया, फिर शाकाहारी जंतु से फिर किसे गया, मांसाहारी में गया। और आगे देखिए क्या लिखा है सो में, और इसी तरह यह प्रक्रम चलता रहता है। यानी कि मैंने क्या कहा, जमीन से पेड़ में, पेड़ से प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक यानी कि मांसाहारी उपभोक्ता, इसी तरह चलते रहता है। और अंततः क्या होता है देखिएगा, अंततः यह पदार्थ कुछ उपभोक्ताओं के शरीर से अवशिष्ट के रूप में, जैसे कि भाई हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग बाथरूम जाते हैं ना, तो वो जो अवशिष्ट निकला वो भी क्या था, उन्हीं खनिजों से तो आया ना, वो जो जमीन से पेड़ में गया, फिर पेड़ से शाकाहारी जंतु में गया, तो वही था ना। तो वही हम लोग क्या करते, हम लोग जो खाना खाते वो क्या था, वो प्राथमिक उपभोक्ता का था। हम लोग जैसे सब्जी आटा खाते हैं वो कहाँ से, प्राथमिक उपभोक्ता से आता है। और आटा जो बना वो जमीन से लेता है उन खनिजों को, फिर वही खनिज हम खाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो उनसे क्या होता है, कुछ ह्रास हो जाता है। उसके बाद क्या देखिए सो, अवशिष्ट के रूप में कुछ उपभोक्ता के मरने से, जैसे कि कुछ गाय बैल बकरे आप लोग इसी तरह से वो मर जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं। तो वो मिट्टी में मिल जाते हैं तो फिर क्या होता है, उसके बाद देखिएगा मिल जाते हैं और पुनः अपमार्जकों द्वारा उनका अपघटन कर लिया जाता है। तो पूरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो आपका पारितंत्र है उसमें जो अपमार्जक है, वो अपमार्जक क्या करता है कि जो आपको जमीन में आपको चीज़ दिखेगा, जो सड़ने गलने वाला चीज़ होगा उसे वो सड़ाता गलाता है और ज़मीन में मिला देता है। फिर ज़मीन से वो पेड़ पौधे में जाता है, फिर पेड़ पौधे से शाकाहारी जंतु में जाता है, फिर शाकाहारी जंतु से मांसाहारी जंतु में जाता है, फिर मांसाहारी जंतु के द्वारा क्या करता है, वो कुछ अपने शरीर से अवशिष्ट के रूप में उन चीज़ों को निकाल देते हैं, या तो फिर वो कुछ चीज़ें या फिर कुछ जंतु वहाँ पे मर जाते हैं, तो वो मरने के बाद भी वो जाके ज़मीन में मिल जाते हैं। और फिर यह प्रक्रम चलता रहता है। और इसी तरह क्या होता है कि हमारा जो खाद्य श्रृंखला है, यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा है उसे देखिए,
अतः यह प्रक्रम चलता रहता है और इससे पारितंत्र और आहार तंत्र का संतुलन बना रहता है। इसी तरह हमारा पारितंत्र और आहार तंत्र का जो संतुलन है बना रहता है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग 14 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। समझाते श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। समझाते श्रेणी को समझिए। कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला, कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसके सभी सदस्यों में एक ही प्रकार्यात्मक समूह रहता है। क्या मैंने कहा, एक ही प्रकार्यात्मक समूह रहता है तथा दो क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्र CH2 का अंतर रहता है, उसे समझाते श्रेणी कहता है। क्या ऊपर से पार हो रहा है? तो देखिए, मैं ऊपर से पार हो रहा है तो अभी मैं पकड़ा देता हूँ। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है, इनको क्रमागत देखिए, यानी कि सबसे पहले CH4 को देखिए, उसके बाद C2H6 पर देखिए, उसके बाद C3H8 पर देखिए, उसके बाद C4H10 पर देखिए। सबको देखिए गौर से, तो आपको एक चीज नजर आएगा कि जब हम लोग CH4 से जब C2H6 में जाते हैं तो इसमें CH2 का अंतर है। देखिए इसमें एक कार्बन ऐड कीजिए और 2 को हाइड्रोजन ऐड कीजिए, तब आपको C2H6 मिल जाएगा। उसके बाद फिर और आप यहाँ पे फिर CH2 ऐड कीजिए, फिर आपको देखिए C3H8 मिल जाएगा। इसी तरह आपको C4H10 मिल जाएगा, यानी कि CH2 का जब आप ऐड करते जाइएगा तो आपको एक सीरीज मिल जाएगा। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समझाती श्रेणी कहा जाता है। अब अगर इसमें अगर आपका कोई प्रकार्यात्मक समूह भी लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसमें मैंने एग्जांपल पे लिखा हुआ है। देखिए ये OH अल्कोहल है, ये क्या एक प्रकार्यात्मक समूह है, तो ये प्रकार्यात्मक समूह है, तो ये भी क्या होगा, एक समझाते श्रेणी होगा। इसमें भी देखिए CH2 का अंतर है। देखिए इसमें आप CH2 जोड़िए तो देखिए ये वाला मिलेगा, फिर इसमें CH2 जोड़िए, देखिए ये वाला मिलेगा, फिर इसमें CH2 जोड़िए, ये वाला मिलेगा। तो ओवरऑल कहने का मेरा मतलब क्या था कि कार्बन यौगिक की ऐसी श्रृंखला, यानी कार्बन यौगिकों का ऐसा श्रृंखला जिसके सभी सदस्यों में एक ही प्रकार का प्रकारात्मक समूह जुड़ा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे सब में अल्कोहल जुड़ा हुआ है, और साथ ही क्या देखिए, तथा क्रमागत सदस्यों के अणु में CH2 का अंतर हो, ताकि साथ ही साथ इन सब में देखिएगा क्रमागत, यानी कि एक के बाद एक जब आप बढ़ते जाइएगा तो CH2 का अंतर मिलेगा। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, समझाते श्रेणी कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करें, ये आपको करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है। श्रेणी क्रम संयोजन को आपको परिभाषित करना है। एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधक, आपको एक विद्युत परिपथ है जिसमें से 3 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 है को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। आपको इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला है कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, इसे आपको फाइंड करना है। और उसके बाद आपके पास कोई एक परिपथ है जिसमें आपको 3 प्रतिरोध दिया हुआ है, R1, R2, R3, जिसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो आपको इस टोटल परिपथ का आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये 2 क्वेश्चन है आपका। तो चलिए सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन को समझते हैं। तो मैंने दो डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो ये ऊपर वाला डेफिनेशन सबसे बेटर है, इसे आपको याद रखना है, और नीचे वाला समझने के लिए बेटर है। तो चलिए दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नीचे वाला को समझते हैं, क्योंकि मैंने कहा है समझने के लिए बेटर है। तो सबसे पहले नीचे वाला समझते हैं। विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, मैंने क्या कहा, विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें कई प्रतिरोधों को एक ही तार में एक के बाद एक संयोजित करते हैं, यानी कि एक ही तार में एक के बाद एक संयोजित करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या सो दिखेगा, एक के बाद एक ही संयोजित करते हैं, इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे मैंने इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ये श्रेणी क्रम संयोजन है। देखिए ये एक तार है आपका, इसी में देखिए यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है, और ये एक के बाद एक लगा हुआ है, यानी कि एक के छोर से दूसरे के छोर में, फिर दूसरे के छोर से तीसरे के छोर में, इस टाइप का लगा हुआ है। तो इसी को क्या कहते हैं लोग, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ये तो था समझने के लिए। आप थोड़ा सा जो लिखना है आपको वो देख लीजिए। क्या है सो, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुआ। सो देखिए सो क्या इसका कहने मतलब क्या है। सो किसी परिपथ में प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, किसी परिपथ में प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें ये यहाँ पे एडिशनल लिखा गया है, सिर्फ आपको यहाँ तक देखना है, ये सिर्फ लिखने में मिस्टेक हुआ है। किसी परिपथ में प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा बहती है, उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। तो उसे क्या कहता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। यानी ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई परिपथ है जिसमें ऐसा लगा हुआ है प्रतिरोध कि सब जितने भी प्रतिरोध है सब में जो आपका क्या है, धारा जो है वो समान बह रही है। तो उस टाइप के जितने भी जो भी आपका संयोजन होगा वो क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन में होगा।
ये चीज़ आपको समझ में आ गया, ये आपको एग्जाम में लिखना है। अब चलिए हम लोग क्या करना है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं। यानी आपका क्वेश्चन में क्या था, कोई एक परिपथ है, देखिए एक परिपथ है जिसमें 3 प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है भाई। इन प्रतिरोधों का नाम ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। आगे क्या देखिएगा, और मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा लिखा हुआ है, देखिए क्या सो, ये R1 का देखिए यहाँ पे क्या विभवांतर है, ये R2 के लिए विभवांतर है, ये R3 के लिए विभवांतर है। यहाँ पे मैंने एक प्लग लगा दिया हुआ है, कुंजी स्विच लगा दिया हुआ है, यहाँ पे बैटरी जोड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे एमीटर जुड़ा हुआ है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि परिपथ को मैंने कैसे ड्रॉ किया है। सो चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। सो देखिए कैसे समझेंगे। सो माना देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सो माना R1 तथा R2 तथा माना R1 R2 तथा R3 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक के बाद एक तार में जुड़ा हुआ है, यानी कि R1 R2 R3 क्या श्रेणी R1 R2 R3 जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है भाई। उसके बाद क्या देखिए, तथा इनके बीच का विभवांतर V1 V2 V3, देखिए इस R1 के लिए V1 है, उसके बाद देखिए इस R2 के लिए देखिए V2 है, इस R3 के लिए देखिए V3 है। तो ये सारे क्या है, इनके लिए विभवांतर है, इन प्रतिरोधों के लिए विभवांतर है, ठीक है भाई। अब आगे देखिए क्या लिखा हो, उसमें मैंने विभवांतर है तथा इस प्रतिरोध तथा इस परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही है। और इस ये जो परिपथ है आपका, इस टोटल परिपथ में विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है, इस टोटल परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो I हो रही है। और एक मैं चीज़ बता दूं कि जब भी श्रेणी क्रम संयोजन की बात होगी ना, तो उसमें जो विद्युत धारा होता है वो कांस्टेंट होता है, वो सब जगह पे समान होता है। इसलिए इस विद्युत धारा में I प्रवाहित, ये I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। आगे क्या सो देखिएगा, आगे देखिए विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। अब देखिए माना समतुल्य प्रतिरोध, यानी कि टोटल प्रतिरोध R है, यानी कि इस प्रतिरोध का, यानी कि इन तीनों प्रतिरोधों को अगर जोड़ दे, यानी इन तीनों प्रतिरोधों को जोड़ दे, इन तारों का प्रतिरोध जोड़ दे, यानी कि इस टोटल परिपथ का प्रतिरोध जोड़ दें, तो उस परिपथ को हम लोग क्या माने हैं, R माने हैं, ठीक है, बड़ा R माने हैं। तथा विभवांतर, यानी कि इस टोटल परिपथ का जो विभवांतर होगा, टोटल विभवांतर क्या होगा, ये V1 को जोड़ दीजिए, V2 को जोड़ दीजिए, V3 को जोड़ दीजिए, टोटल विभवांतर निकल जाएगा। तो टोटल विभवांतर आपका क्या है, V है, बड़ा V है। ये चीज आपको समझ में आ गया कि टोटल प्रतिरोध R है और विभवांतर V है। चलिए अब हम लोग इसको सत्यापित करते हैं, कैसे करेंगे, इसीलिए ओम के नियम से अब हम लोग क्या करेंगे, ओम का नियम का उपयोग करेंगे। तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर होता है, V बराबर I इंटू आर होता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। तथा अब हम लोग क्या करेंगे कि इस ओम के नियम का प्रत्येक जो प्रतिरोध दिया है सबके लिए पुट करेंगे। यानी कि देखिए प्रतिरोध 1 के लिए, तो प्रतिरोध 1 के लिए जो आपका V होगा क्या होगा, V1 इक्वल टू IR1 होगा। प्रतिरोध 2 के लिए क्या होगा आपका, V2 इक्वल टू IR2 होगा। और प्रतिरोध 3 के लिए क्या होगा, V3 इक्वल टू IR3 होगा। ये आपको समझ में आ गया कि हम लोगों ने ओम के नियम का उपयोग करके प्रत्येक प्रतिरोध के लिए हम लोग अलग अलग से हम लोगों ने भी निकाल लिया, विभवांतर निकाल लिया है। तो आप लोगों को क्या पता चला, जो हमारा प्रतिरोध नंबर 1 है उसमें विभवांतर क्या है, IR1 है। जो आपका प्रतिरोध नंबर 2 है उसमें विभवांतर क्या है, IR2 है। प्रतिरोध नंबर 3 है उसमें विभवांतर क्या है, IR3 है। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग आगे क्या करेंगे, सो देखिएगा, इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे, इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब आगे देखिए हम लोग को क्या करना है, सो देखिएगा। अब आपको पता है कि टोटल, अब आपको क्या करना है, आपको टोटल V निकाल लेना है। यानी कि जो विभवांतर होगा, टोटल विभवांतर क्या होगा, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि तीनों विभवांतर को जोड़ दीजिए, यानी V1 V2 V3 को जोड़ दीजिए, टोटल विभवांतर मिल जाएगा। इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, सो देखिएगा कि ये समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो मान है उसे समीकरण 3 में पुट कर देना है। और जब आप समीकरण 3 में पुट कीजिएगा, यानी कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 में पुट कीजिएगा, तो आपको ये मिलेगा IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 मिलेगा। और आप इसमें से I को कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे I निकल जाएगा, और ये I ये कटेगा, तो फिर R इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यही जो आपका निकला ना, इस टोटल परिपथ का संपूर्ण आपका प्रतिरोध निकला। यानी कि R बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपका ओम का नियम वाला जितना भी लोचा था कंप्लीट हो गया। यानी कि आपका जो ये 15 नंबर का क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 के मान क्रमशः 5 ओम 10 ओम 30 ओम है तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। यानी कि क्या है, आपके पास एक देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस टाइप का डायग्राम छपा हुआ है। तो इसमें देखिएगा आपके पास 3 प्रतिरोध है, R1 R2 R3 है, और इन तीनों का मान दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, 5 ओम 10 ओम और 30 ओम दिया हुआ है, ठीक। और कुछ क्वेश्चंस क्या गया है, देखिए क्या क्या क्वेश्चन क्या गया। सो 1 नंबर में क्वेश्चन क्या गया, परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। बी नंबर में क्वेश्चन क्या गया, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा ज्ञात करना है। सी नंबर में प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा परिकलित कीजिए। यानी कि प्रत्येक
सबका अलग अलग से आपको क्या आई निकालना है। ठीक, चलिए अब हम लोग एक एक करके सारे को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। सो देखिए मैंने लिखा हुआ दिया है 3 प्रतिरोध आपका दिया हुआ है। R1 का मान दिया हुआ है 5 ओम, R2 का दिया हुआ है 10 ओम, R3 का दिया हुआ है 30 ओम, तथा जो भी दिया हुआ है यानी कि विभवांतर दिया हुआ है 12 वोल्ट दिया हुआ है। ये तो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन में आपको क्या ज्ञात करना था। 1 नंबर का जो आपका क्वेश्चन था उसमें आपको ज्ञात करना था परिपथ में कुल क्या था आपका, परिपथ का कुल प्रतिरोध आपको ज्ञात करना था। या तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। और चूंकि ये जो देखिए इस डायग्राम से क्या पता चल रहा है कि प्रतिरोध सारे हैं, ये सारे ये जो टोटल जितने भी आपको प्रतिरोध नजर आएगा ये सारे प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित किया गया है। और पार्श्व क्रम में टोटल प्रतिरोध निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, I 1/R होता है, इक्वल टू क्या था 1/R1 प्लस 1/R2। और इसी तरह जितना भी प्रतिरोध है R3 1/R3 1/R4 1/R5 इस तरह चलते रहेगा। जितना भी प्रतिरोध है सबको 1/R करके जोड़ते जाइए तो आपका 1/R ओरिजिनल प्रतिरोध निकल जाएगा। चलिए इसका इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग इसका निकालेंगे। तो चूंकि क्या है सो देखिएगा प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित है। चलो भाई ठीक है, इसीलिए इसका जो टोटल प्रतिरोध होगा मैंने अभी बताया क्या होगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और इस तरह चलते रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में 3 प्रतिरोध कहा गया इसलिए हम लोग 1/R3 तक लेंगे। ठीक, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, मान को पुटिंग करेंगे। चलिए हम लोग सारे मान को पुट करेंगे। R1 के जगह पे हम लोग 5 लिखेंगे, R2 की जगह पे हम लोग देखेंगे 10 लिखेंगे, R3 की जगह पे हम लोग 30 लिखेंगे। और इस तरह जब हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो हमारा क्या आ जाएगा 10/30 आएगा। 10/30 आएगा। यहाँ देखिए 1/R का मान आएगा 10/30 हो जाएगा। अब एक काम कीजिए इन दोनों तरफ को उलट दीजिए, यानी कि 1/R है तो इसको R/1 कर दीजिए। R/1 लिखे चाहे R लिखे बात बराबर है। और उसी तरह इसको भी पलटना पड़ेगा क्योंकि एक तरफ काम कीजिएगा तो दूसरी तरफ भी करेंगे, यानी कि 30/10 हो जाएगा इधर। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका 3 ओम निकल कर आएगा, यानी कि इस परिपथ में टोटल आपका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा 3 ओम का होगा। अब चलिए हम लोग आगे जो बी नंबर का क्वेश्चन था वो उसको हम लोग देखते हैं। आपको बी नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया था देखिए क्या था सो, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, यानी जो आपका परिपथ है उसमें कुल विद्युत धारा आपको ज्ञात करना है कि कितना प्रवाहित हो रहा है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के लिए एक फॉर्मूला होता है आप लोगों को पता होगा I बराबर V/R, जो ओम का नियम है उसी से प्राप्त हुआ है I बराबर V/R। तो I आपको ज्ञात करना है, V आपका पता है, V आपका क्या है 12 वोल्ट दिया हुआ है। और जो R दिया हुआ है यहाँ पे R क्या है, R कौन सा R लीजिएगा, टोटल परिपथ का R लीजिएगा, यानी कि जो अभी हम लोगों ने निकाला था क्या निकाला था 3 ओम निकाला था। यानी कि 3 को 12 से काटिए तो क्या 12 को 3 से काटे कितना आएगा 4 ओम आएगा, 4 ओम बोल रहे 4 एम्पियर आएगा। यानी कि जो इस परिपथ में टोटल कुल धारा जो प्रवाहित होगी वो 4 एम्पियर की होगी, यानी 4 एम्पियर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग सी नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए सी नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा था सो, सबका अलग अलग से आपको क्या ज्ञात करना था, विद्युत धारा ज्ञात करना था। तो चलिए एक एक करके सारे का ज्ञात करते हैं, एक एक करके सारे का चलिए ज्ञात करते हैं। तो देखिए सी नंबर में क्या एक एक करके सारे ज्ञात करते हैं। तो I1 किसके, प्रतिरोध R1 के लिए है, प्रतिरोध R1 के लिए। यहाँ पे आप लोग एक लाइन लिख सकते थे प्रतिरोध R1 प्रतिरोध के लिए। उसके बाद आप लोग ये जितने भी यहाँ पे स्टेप नजर आ रहे हैं उसे लिखते हैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं प्रतिरोध R2 के लिए, फिर ये स्टेप लिख देते हैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं प्रतिरोध 3 के लिए या फिर प्रतिरोध R3 के लिए, उसके बाद ये स्टेप लिखते हैं। इस तरह भी आप लोग लिख सकते थे या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो I1 किसके लिए, R1 के लिए, यानी कि R1 प्रतिरोध के लिए, यानी पहला प्रतिरोध के लिए। तो उसके लिए जो आपका विद्युत धारा होगा वो क्या हो जाएगा V/R1 होगा। जैसे कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले इस क्वेश्चन में आपको बताया कि देखिए विद्युत धारा कैसे निकलता है। विद्युत धारा निकालने के लिए हम लोग I इक्वल टू V/R का उपयोग करते हैं। तो उसी तरह हम लोग को चूंकि I1 निकालना है, यानी कि I1 किसका है, प्रतिरोध 1 का, यानी कि यहाँ पे क्या होगा R1 होगा, यानी कि I1 इक्वल टू V/R1 निकल कर आएगा आपका फॉर्मूला। इसमें जब पुट कीजिएगा तो आपका पहला प्रतिरोध का आपका जो विद्युत धारा है वो निकल कर आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R1 होगा। तो जो V क्या आपका 12 वोल्ट है, क्योंकि यहाँ पे वोल्ट क्या है चेंज नहीं है, तो V क्या होगा 12 होगा। और जो R1 का प्रतिरोध कितना था आपको क्वेश्चन में 5 ओम दिया हुआ, तो 5 लिखेंगे। जब इसको काटेंगे तब 2.4 एम्पियर आएगा। उसी तरह R2 के लिए देखिए 1.2 एम्पियर आएगा। ये R2 के लिए था। उसी तरह R3 के लिए देखिए यहाँ पे जो I आएगा, यानी कि जो इसका विद्युत धारा आएगा वो क्या हो जाएगा 1.4 एम्पियर आएगा। ये हमारा 16 नंबर का दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, यानी कि 16 नंबर का इन तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब 17 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। धातु तथा अधातु के रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको धातु एवं अधातु को
रासायनिक गुणधर्म के आधार पर इनका अंतर स्पष्ट करना है। तो ये सब तो आपको को पता ही होगा। देखिए मैंने क्या क्या लिखा है सो देखिए, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। तो धातु का ऑक्साइड होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। धातु ऑक्साइड और जो अधातु ऑक्साइड होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। धातु विद्युत धनायन होते हैं, जैसे कि देखिए Na+ होता है, Ca2+ होता है, उसके बाद Mg2+ होता है, Al3+ होता है। ये क्या होता है, विद्युत धनात्मक होते हैं। लेकिन जो अधातु होता है विद्युत ऋणात्मक होता है। जैसे देखिए O2- है, S2- है, Cl- है। तो इस तरह करके क्या होता है, विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक होते हैं धातु एवं अधातु। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे इसकी और कुछ अंतर हैं। देखिए धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है और अधातु अम्लों से अभिक्रिया करके देखिए हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक समीकरण लिख दिया है, इसे आपको देख लेना है। और देखिए 4 नंबर में हमारा क्या है सो, धातु जलीय विलयन में H+ आयन त्यागती है, यानी कि जलीय विलयन में वो धन आयन देती है। उसके बाद क्या, अधातु जलीय विलयन में ऋण आयन यानी कि OH- आयन देती है। ये 4 नंबर का हमारा हो गया। अब देखिए 5 नंबर में क्या है सो, क्या जो धातु होता है हमारा वो क्या होता है, वो एक उपचायक होता है और जो हमारा अधातु होता है वो ऑक्सीकारक होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। ये हमारा धातु का जितना भी अंतर था रासायनिक गुणधर्म वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्या सो देखिए 18 नंबर में पोषी स्तर क्या है, आपको पोषी स्तर क्या है ये आपको फाइंड करना है। उसके बाद क्या है सो, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। तो देखिए सबसे पहले पोषी स्तर क्या होता है सो, वह स्तर जिस पर एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो पोषी स्तर कहलाता है। ये चलो पोषी स्तर तो हो गया, इसे आपको याद कर लेना है। उसके बाद देखिए हमारा क्या था, एक आहार श्रृंखला आपको तैयार करना था। तो देखिए यहाँ पे घास है, घास को टिड्डा ने खाया, टिड्डा को मेढक ने खाया, फिर मेढक को सांप ने खाया, फिर सांप को बाज ने खाया। ये चीज़, ये तो आपका आहार श्रृंखला तैयार हो गया। अब थोड़ा सा इसमें घास आपका उत्पादक है और लेकिन टिड्डा जो है ये आपका प्राथमिक जो है प्राथमिक उपभोक्ता है, यानी कि ये प्राथमिक उपभोक्ता है। मेढक क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता है और सांप क्या है, तृतीयक उपभोक्ता है। तो आप लोग देख सकते हैं जो उत्पादक है, उत्पादक को जो खाया यानी कि टिड्डा हो गया, यहाँ पे क्या आता है, सब शाकाहारी जीव जंतु आते हैं। क्योंकि उत्पादक क्या होता है, शाकाहारी चीज होता है। क्योंकि उत्पादक स्वपोषी होते हैं और स्वपोषी क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। और चूंकि पेड़ पौधे शाकाहारी चीज होते हैं इसलिए जो पेड़ पौधे को खाते हैं वो तो शाकाहारी हुआ ना, यानी कि टिड्डा इन लोग जब पेड़ पौधे खाते हैं तो वो शाकाहारी हो जाएगा। टिड्डा क्या शाकाहारी हो गया। उसके बाद फिर टिड्डा को जो मेढक है वो क्या करता है, टिड्डा को खा जाता है, यानी कि ये मांसाहारी हो गया। उसके बाद सांप हो गया, फिर बाज हो गया, ये सारे क्या मांसाहारी है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। आप थोड़ा सा देखिए इस पर कुछ डिस्क्राइब मैंने क्या हुआ है, क्या सो देखिए बनाए गए आहार श्रृंखला में, जो मैंने अभी आहार श्रृंखला बनाया उसमें क्या सो देखिएगा, उत्पादक तथा विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ता अलग अलग पोषी स्तर है। यानी कहने मतलब सीधा है कि ये घास यानी उत्पादक ये भी एक पोषी स्तर है, ये टिड्डा ये भी एक पोषी स्तर है, मेढक सांप बाज ये सब अलग अलग एक पोषी स्तर है। ये चीज इस लाइन का मतलब है। आगे देखिए क्या सो, जैसे उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है, यानी कि जो उत्पादक था हमारा, यानी कि ये जो हमारा घास था ये क्या था, हमारा प्रथम पोषी स्तर है। टिड्डा क्या था, ये द्वितीय पोषी स्तर है। मेढक क्या है, ये हमारा क्या है, तृतीय पोषी स्तर है। सांप क्या है, चौथा, और ये 5वां पोषी स्तर है। ये आपका क्या पोषी स्तर है। मैंने फिर बता दिया कि टिड्डा जो है वो घास को खाता है, मेढक क्या करता है, टिड्डा को खाता है, और सांप क्या करता है, मेढक को खाता है, और बाज क्या करता है, सांप को खाता है। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये तो हमारा हो गया। अब हम लोग 19 नंबर के लास्ट क्वेश्चन पर आता है। क्या देखिए, प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं। तो सुनेगा, माता पिता के वे वंशानुगत लक्षण जो संतानों में दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया। 19 नंबर का ए हमारा तो हो गया। अब चलिए हम लोग 19 नंबर के बी में आते हैं। यानी कि माता पिता के वे लक्षण जो संतानों में नजर आते हैं वो क्या होते हैं, प्रभावी लक्षण होते हैं। ये चीज तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग 19 के ख नंबर में आते हैं। मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी है। ये क्वेश्चन बेटर है और ये हर साल आता है, तो इसे अच्छे से पढ़िए। देखिए मैंने क्या लिखा है सो, मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोग को समझाने के लिए मटर का पौधे पर प्रयोग किया। यानी कि मेंडल जो था वैज्ञानिक था, उन्होंने अपने प्रयोग को दर्शाने के लिए मटर का पौधा का उपयोग किया। उसने मटर के पौधों की 2 प्रजातियां लंबे पौधे एवं बोने पौधे लिए। यानी कि मेंडलिफ ने क्या किया, एक मटर का लंबा पौधा लिया और एक बोना पौधा लिया। ठीक, उसके बाद क्या देखिए लिया, तथा लंबे पौधे को बड़ा टी यानी कि कैपिटल टी और कैपिटल टी यानी कि बड़ा टी और बड़ा टी से बड़े पौधे को दर्शाया, तथा छोटे पौधे को यानी कि बोने पौधे को छोटा टी से दर्शाया। ठीक, ये चीज़ तो मेंडलिफ ने कहा। उसके बाद देखिए यहाँ से उसका प्रयोग स्टार्ट होता है। ये चीज़ तो सिर्फ था कि हम लोग किसे क्या बोलेंगे सो, और मेंडलिफ ने किस चीज़ का उपयोग किया था, मटर का उपयोग किया था। और बोने पौधे को क्या छोटा टी से लिखा था, छोटा टी, और बड़े पौधे को किसने लिखा था, बड़ा टी। ठीक, अब यहाँ से हमारा प्रयोग स्टार्ट होता है
क्या है सो देखिएगा, मटर के लंबे पौधे यानी कि मटर के जो लंबे पौधे थे यानी कि बड़ा टी तथा बोने पौधे यानी कि छोटा टी के प्रांगण यानी कि इनके प्रांगण के द्वारा यानी कि जब इनका प्रांगण कराया गया तो कुछ पौधे उत्पन्न हुए। उनमें से जितने भी पौधे थे वो कैसे हुए, बड़ा टी और छोटा टी में उत्पन्न हुए, बड़ा टी और छोटे टी के साथ उत्पन्न हुए। इसे समझने के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, ये आपका पहली पीढ़ी F1 क्या है, आपका पहली पीढ़ी है। ये क्या बड़ा पौधा था जो मेंडेलिफ ने लिया था और ये बोना पौधा था, ये मेंडेलिफ ने लिया था इन दोनों पौधों को, ये सब मेंडेलिफ के द्वारा लिया गया पौधा सब था। और जब इनका क्या क्या प्रांगण करवाया गया तो देखिए चार्ट, ये देखिए ये पौधे बने और ये सारे पौधे देखिए आप लोगों को कैसा दिखेगा। देखिए यहाँ पे क्या, एक बड़ा टी और छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, ये आपको ये संतति मिले। और ये सारे गुण में कैसे थे, सारे लंबे थे, यानी कि जो बड़ा टी है ना इसके गुण के थे, यानी कि ये सारे लंबे थे। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग आगे देखते क्या है सो, आगे देखिए क्या है सो, लंबे पौधे पाए गए हैं। यानी कि मैंने अभी बताया आपको, जब बड़ा बोना पौधा और लंबा पौधा का जब वो उन्होंने प्रांगण कराया तो सारे पौधे लंबे निकले, ठीक। उसके बाद कैसे देखिए, लेकिन जब बड़ा टी छोटा टी पौधे का स्वपरागण कराएगा तो उत्पन्न पौधे में से 1/4 बोने पौधे निकले और वो बोने पौधे को क्या नाम दिया, छोटा टी नाम दिया गया। अब इसे समझने के लिए फिर आप यहाँ पे चार्ट पे आइए। ये देखिए ये F1 पीढ़ी था। अब इन F1 पीढ़ी से देखिए ये मान लीजिए ये 4 संतान निकला, तो इन चारों संतान में से 2 को उठा लिया गया और फिर से उनका क्या किया गया, उनका क्रॉस करवाया गया, उनका मिलाप क्या करवाया गया। और उसके बाद जब पौधे उत्पन्न हुए देखिए कैसा कैसा पौधा मिला सो, बड़ा टी मिला। और बड़ा टी किसके लिए था, ये लंबे पौधे के लिए था, यानी कि एक लंबा पौधा मिला। फिर बड़ा टी और एक छोटा टी मिला, ये भी क्या था, लंबा पौधा के लिए था, थोड़ा देर पहले आप लोगों ने पढ़ा। फिर एक बड़ा टी छोटा टी मिला, ये भी लंबा पौधा के लिए था। और एक क्या मिला, टी मिला, यानी कि छोटा टी मिला। तो छोटा टी किसके लिए था, बोने पौधे के लिए था। यानी कि समझ में आ गया कि पहला जो जनरेशन था उसमें सारे पौधे लंबे थे, लेकिन जो दूसरा जनरेशन आया उसमें से 1/4 यानी कि ये 4 है, 4 को सबको अगर 25% करके मान ले तो ये आप लोग देखिएगा सिर्फ 25% ही जो है बोना पौधा है, यानी कि 1/4 बोना पौधा मिला। तो क्या कहा कि फर्स्ट संतति यानी कि जो पहला पीढ़ी था उसमें सभी लंबे होंगे, लेकिन जो सेकंड संतति था यानी सेकंड जो पीढ़ी है उसमें से 1/4 का ऐसा संभव है कि वो बोना हो जाएगा। यही था आपका मेंडेलिफ का प्रयोग, यही था। अब देखिए आगे क्या है सो देखिए, अपने प्रयोग के आधार पर मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि जीव में 2 प्रकार के लक्षण होते हैं। मेंडल ने कुछ इन परीक्षणों को देखने के बाद 2 चीज दिया, एक निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला सो देखिएगा कि 2 लक्षण होते हैं, यानी कि जो संतति होती है उसमें 2 लक्षण पाए जाएंगे। और वो 2 लक्षण क्या क्या देखिए, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। अब देखिए भाई प्रभावी लक्षण क्या है और अप्रभावी लक्षण क्या है वो मैं बताया था, उससे पहले रीड कर लेते हैं अच्छा से। देखिए वंशानुगत लक्षण प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं, यानी जो पापा और मम्मी से आपको मिला धरोहर में वो क्या होता है, वंशानुगत लक्षण होता है, वो प्रभावी भी हो सकते हैं अप्रभावी भी हो सकते हैं। बड़ा टी एवं बड़ा टी छोटा टी दोनों ही लंबे पौधे हैं, जबकि छोटा टी बोना पौधा है। बड़ा टी छोटा टी पौधे में टी प्रभावी लक्षण है तथा छोटा टी अप्रभावी लक्षण है। सब ऊपर से पार हो रहा है, मैं देखिए पकड़ाता हूँ सब। इसका सीधा सा कहने का मतलब है कि आप लोगों ने थोड़ा देर पहले एक चीज पढ़ा कि बड़ा जो मेंडेलिफ ने जो जितने भी बड़े पौधे थे उनको क्या लिया गया, बड़ा टी लिया गया, ठीक। जितने भी छोटे मतलब जो सबसे बड़े पौधे थे उसे क्या लिया गया, बड़ा टी लिया गया। और जो सबसे छोटा पौधा था यानी कि बोना पौधा उसे छोटा टी फिर छोटा टी लिया गया। और इनके साथ और एक पौधा बना था, वो क्या बना था, एक बड़ा टी और एक छोटा टी। ये 3 टाइप का आपको देखने को मिलेगा और तीनों टाइप में एक चीज कॉमन था, देखिएगा क्या सो एक कॉमन था। मेरा कहने का मतलब ये कि देखिए ये क्या था, सबसे लंबा पौधा था और ये भी लंबा था, ये क्या ये भी लंबा था लेकिन ये बोना था। यहाँ इन दोनों चीज में कॉमन देखने को मिलेगा, देखिएगा कि ये भी लंबा था ये भी लंबा था, लेकिन जबकि एक चीज देखिए कि यहाँ पे दोनों टी है, मैंने बड़ा टी है और बड़ा टी किसके लिए था, लंबा पौधा के लिए था। और यहाँ पे देखिए एक बड़ा टी और एक छोटा टी है, छोटा टी होने के बावजूद भी ये लंबा था, यानी कि बोल सकते हैं कि ये बड़ा टी का जो ये टी है ये ज्यादा प्रभावी है इस छोटा टी पे, यानी कि यही जो बड़ा टी का जो गुण है इसे प्रभावी गुण कहा गया। और जो ये छोटा टी है ये इसको कम प्रभावी या फिर अप्रभावी गुण कहा गया, यही कहा गया है। इस लाइन का मतलब यही है। तो आपको समझ में आ गया कि क्या था सो। मैं फिर से रीड कर देता हूं, आप लोग गौर से सुनिएगा कि टी एवं देखिए बड़ा टी एवं बड़ा टी छोटा टी दोनों ही लंबे पौधे हैं। जैसे मैंने ही बताया कि बड़ा टी ये तो लंबा पौधा था ही, साथ ही साथ बड़ा टी और छोटा टी भी लंबा पौधा था, ठीक।
साथ ही लंबे पौधे हैं, जबकि छोटा टी बोना पौधा है। यानी कि छोटा टी तो बोना पौधा था, हाँ, और छोटा टी बोना पौधा है, और बड़ा टी छोटा टी बोने में टी का प्रभाव लक्षण है, यानी कि प्रभावी लक्षण है। मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया कि जो आपका लक्षण नजर आया, यानी कि बड़ा टी तो लंबा था ही, साथ बड़ा टी छोटा टी भी लंबा था, जबकि यहाँ पे छोटा टी किसके लिए था? बोना पौधा के लिए था, क्योंकि छोटा टी किस में मिलता था? बोना पौधा में मिलता था। तो इसी से तो छोटा टी आया हुआ है ना, यानी कि छोटा टी इसका पापा था, यानी कि छोटा टी से ही यहाँ पे छोटा टी आया हुआ है। और छोटा टी किसके लिए था? बोना पौधा के लिए था। और बोना पौधा का गुण होने के बावजूद भी ये बोना नहीं हुआ, लंबा हुआ, यानी कि ये छोटा टी ज़्यादा कारीगर नहीं है, बड़ा टी ज़्यादा कारीगर है, यानी कि ये गुण ज़्यादा प्रभावी है। यही मेंडलिफ ने कहा कि ये जो टी है ज़्यादा प्रभावी है और ये टी ये अप्रभावी है, यानी कि कम प्रभावी है। और यही दो गुण होते हैं कि जेनेटिक्स गुण का जब आदान प्रदान होता है ना, यानी कि माता पिता से जब वो संतान में जाता है तो कुछ लक्षण देखने को मिलेगा जो प्रभावी होता है, पर कुछ लक्षण प्रभावी नहीं होते हैं। पर ऐसा बात नहीं कि जो प्रभावी लक्षण है वो वहाँ पे रहते नहीं, मौजूद होते हैं। जैसे कि बड़ा टी छोटा टी में देखिए, छोटा टी मौजूद है पर फिर भी वो बोना नहीं है, यानी कि वो लक्षण मौजूद रहेगा लेकिन वो उस टाइम पे दिखेगा नहीं, हो सकता है आगे चल के दिखेगा। तो यही आपका 1900 क्वेश्चंस का आंसर था। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। इसी टाइप के अगले सेट में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।